हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आपको पता होगा कि फरवरी में आपके बोर्ड एग्जाम्स हैं। आज के इस वीडियो में द लास्ट लेसन चैप्टर को रीड करेंगे। तो सबसे पहले जो आपको चैप्टर है वो है द लास्ट लेसन, यानी आखिरी पार्ट। और इसका जो पॉइंट है अल्फोंस डोडे, यानी वो जिन्होंने द लास्ट लेसन कहानी को लिखा है। सबसे पहले इसमें अबाउट द ऑथर के बारे में पढ़ेंगे, यानी लेखक के बारे में। तो चलिए मेरे साथ पढ़ना स्टार्ट करो। अल्फोंस डोडे 1814-1897 वो से फ्रेंच नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। नॉवेलिस्ट का मतलब होता है उपन्यासकार, यानी उपन्यास लिखने वाले, और शॉर्ट स्टोरी राइटर यानी छोटे कहानी लिखने वाले। The last lesson is set in the days of Franco-Prussian War 1870-1871, in which France was defeated by Prussia led by Bismarck. Prussia then consisted of what now are the nations of Germany, Poland and parts of Austria. In this story, the French districts of Alsace and Lorraine have passed into Prussian hands. Read the story to find out what effect this had on life at school. अब इसे हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। यह कहानी जो है फ्रैंको प्रशियन वॉर के समय की है, जब फ्रांस को प्रशिया ने हरा दिया था। इस युद्ध के बाद अल्सैक और लोरे नाम के फ्रांसीसी इलाके प्रशिया के कब्जे में चले गए। अब प्रशिया ने एक नया नियम बनाया, स्कूलों में फ्रेंच भाषा नहीं सिर्फ जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। इसलिए यह फ्रेंच भाषा की आखिरी क्लास थी, जिसे कहानी में द लास्ट लेसन कहा गया है। अब यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग and was in great dread of a scolding, especially because Mr. Hamel had said that he would question us on participles, and I did not know the first word about him. For a moment, I thought of running away and spending the days out of doors. It was so warm, so bright, the birds were chirping at the edge of the woods, and in the open field back of the sawmill, the Prussian soldiers were drilling. It was all much more tempting than the rule for participles, but I had the strength to resist and hurried off to school. When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. For the last 2 years, all our bad news had come from there. They lost battles, they drafted the orders of the commanding officer, and I thought to myself without stopping, what can be the matter now? Then as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith watch who was there with his apprentice reading the bulletin. अब हमने स्पीच को पूरा पढ़ लिया है, अब इसे हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। उस सुबह मैं स्कूल के लिए बहुत देर से निकला और मुझे डांट पड़ने का बहुत डर था, खासकर इसलिए क्योंकि मिस्टर हैमल ने कहा था कि वे हमसे पार्टिसिपेंट्स पर सवाल पूछेंगे और मुझे उनके बारे में एक शब्द भी नहीं पता था। एक पल के लिए मैंने भाग जाने और पूरा दिन बाहर बिताने के बारे में सोचा। मौसम कितना गर्म और धूपदार था। जंगल के किनारे पीछे चहचहा रहे थे और पीछे खुले मैदान में प्रशियाई सैनिक अभ्यास कर रहे थे। यह सब कहीं अधिक लुभावना था उस क्लास में जाने से, लेकिन मुझ में हिम्मत थी कि मैं खुद को रोक सकूं और जल्दी से स्कूल चला गया। जब मैं टाउन हॉल के पास से गुजरा तो बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड़ जमा थी। पिछले 2 सालों से हमारी सारी बुरी खबर वहीं से आ रही थी। हारी हुई लड़ाइयाँ, बढ़ते कमांडिंग ऑफिसर के आदेश। मैं मन बिना उनके सोचने लगा आखिर क्या बात है। फिर जैसे ही मैं जितनी तेजी से जा सकता था वहां से भागा। मैंने लोहार वोस्टर को देखा जो अपने प्रशिक्षु के साथ वहां समाचार पत्र पढ़ रहा था। अब ये पेज क्लियर हो गया है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं।
called after me, don't go so fast, baby, you will get to your school in plenty of time. I thought he was making fun of me and reached Mr. Hammer's little garden, all out of breath. As only in school began, there was a great mistake which could be heard out in the street, the opening and closing of desks. Lessons repeated in unison very loud with our hands over our ears to understand better, and the teachers greeted rural rapping on the table. But now it was also still. I had counted on the commotion to get to my desk without being seen. But of course, that day everything had to be as quick as Sunday morning. Through the window, I saw my classmates already in their places, and Mr. Hamel walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. I had to open the door and go in before everybody. You can imagine how I blushed and how frightened I was. But no things happened. Mr. Hammer saw me and said very kindly, go to your place quickly, little friends. We were beginning without you. I jumped over the bench and sat down at my desk. No till thin when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat. His frilled shirt and the little black shell cap all embroidered that he never wore except on inspection and prize days. Besides, the whole school seemed so. आप इसे हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं। मैं पीछे से आवाज़ आई इतनी तेज समझ जाओ बेटा, तुम अपने स्कूल समय से काफ़ी पहले पहुंच जाओगे। मुझे लगा कि वो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। ही इज़ मेकिंग फन ऑफ मी। मेकिंग फन ऑफ मी का मतलब मेरा मजाक उड़ाना। और मैं हंसते हुए मिस्टर हैमले के छोटे से बगीचे में पहुंचा। आमतौर पर जब स्कूल शुरू होता था तो बहुत शोरगुल होता था, जिसकी आवाज़ सड़क तो सुनाई देती थी। डेस्क खुलने और बंद होने की आवाज़ पार्ट एक साथ बहुत ज़ोर से दोहराए जाते थे ताकि बेहतर समझ सके। उस शिक्षक एक बड़े स्केल की मेज पर खटखटाहट होती थी। लेकिन अब सब इतना शांत था, मैंने सोचा था कि शोरगुल का फ़ायदा उठाकर मैं बिना किसी को देखे अपने डेस्क तक पहुंच जाऊंगा। लेकिन जाहिर है उस दिन सब कुछ रविवार की सुबह की तरह शांत होना था। खिड़की से मैंने अपने सहपाठियों को पढ़ते देखा जो पहले से ही अपनी अपनी जगह पर बैठे थे और मिस्टर हेमल अपने भयानक लोहे के स्केल को बगल में दबाए इधर उधर घूम रहे थे। मुझे सबसे पहले दरवाज़ा खोलकर अंदर जाना पड़ा। आप कल्पना कर सकते हैं कि मैं कितना शर्मसार और कितना डरा हुआ था। लेकिन कुछ नहीं हुआ। मिस्टर हेमल ने मुझे देखा और बड़े ही प्यार से कहा, जल्दी से अपनी जगह जाओ नन्हे फ्रेंड्स, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। मैं बेंच के ऊपर से कूद कर अपने डेस्क पर बैठ गया तब तक जब तक मेरा डर थोड़ा कम नहीं हुआ। मैंने देखा कि हमारे शिक्षक यानी मिस्टर हेमल ने अपना सुंदर हरा कोट, झालरदार कमीज और कढ़ाई वाली छोटी काली ग्रीष्म टोपी पहनी हुई थी, जिससे वो निरीक्षण और पुरस्कार वीरवरा के दिनों को छोड़कर कभी नहीं पहनते थे। इसके अलावा पूरा स्कूल भी ऐसा ही लग रहा था। तो अब आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। Bet the things that sat past me most was to sit on the back benches that were always empty. The village people sitting quietly like ourselves. Old Hauser with his three-cornered hat, the former mayor, the former postmaster, and several others besides. Everybody looked sad, and Hauser had brought one old primer thumbed at the edge and he had it open on his knees with his great spectacles lying across the pits. When I was wondering about it all, Mr. Hamel mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me said, "My children, this is the last lesson I shall give you. The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. This new master comes tomorrow. This is your last French lesson. I want you to be very attentive. Wanted
They kept these words were to me all the rest. That was one they had put up at the town hall. My last French lesson, where I hardly knew how to write. I should never learn anymore. I must stop there. Oh, how sorry I was for not learning my lessons, for shaking beds, eggs, or going sliding on this scarf. My books that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar and my history of the saints were old friends now that I could not give up. And Mr. Hamel too, the idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was. Poor man, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes, and now I understood why the old men of the village were sitting there in the back of the room. It was because they were sorry too that they had not gone to school more. It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was theirs no more. आप इसे हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हैरानी मुझे यह देखकर हुई कि हमेशा खाली रहने वाली पिछले बेंचों पर गांव के लोग हमारी तरह चुपचाप बैठे थे। बूढ़ा हाउसा अपने तिकोने वाली टोपी के साथ, पूर्व मेयर, पूर्व पोस्ट मास्टर और उसके अलावा कई अन्य लोग सभी उदास दिख रहे थे। और हाउसा अपने साथ एक पुरानी प्राथमिक पुस्तक लाए थे जिसके किनारे घिसे हुए थे और उन्होंने उसे अपने घुटनों पर खोल रखा था। उनके बैग चश्मे पन्नों पर टिके हुए थे। जब मैं इन सब बातों पर सोच रहा था तभी मिस्टर हैमल अपनी कुर्सी पर बैठ गए और उसे गंभीर और शांत स्वर में, जैसा उन्होंने मुझसे कहा था, बोले, मेरे बच्चे, यह आखिरी पाठ है जो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। बेलिन से आदेश आया है कि अल्सेक और लॉरेन के स्कूलों में केवल जर्मन ही पढ़ाई जाएगी। नए टीचर कल से आ रहे हैं। यह तुम्हारा आखिरी फ्रेंच पार्ट है। मैं चाहता हूँ कि तुम उसे ध्यान से सुनो। ये शब्द मेरे किसी बिजली के झटके से कम नहीं थे और बेचारे लोग उन्होंने नगर भवन में ही तो लगा दिया था। मेरा आखिरी फ्रेंच पार्ट, अरे मुझे तो लिखना भी ठीक से नहीं आता था। अब तो मैं कभी सीख ही नहीं पाऊँगा। मुझे यहीं रुकना होगा। और मुझे कितना अफसोस हुआ था मैंने अपने पाठ नहीं पढ़े। और मुझे कितना अफसोस हुआ था कि मैंने अपने पाठ नहीं पढ़े। चिड़ियों के अंडे ढूंढने या अफसान नदी पर फिसलना चला गया। ये किताबें जो कुछ समय पहले तक मुझे बोझ लगते थे, इतने भारी, मेरा व्याकरण और संतों का इतिहास अब मेरे पुराने दोस्त बन गए थे जिन्हें मैं छोड़ नहीं सकता था। और मिस्टर हैमल भी यह सोच कर केवल जा रहे हैं कि मैं उन्हें फिर कभी नहीं देख पाऊँगा। उनके साहस्य को, उनके चिड़चिड़े स्वभाव को पूरी तरह भूल गया। बेचारा इस आखिरी पार्ट के सम्मान में उसने अपने अच्छे से कपड़े पहने हुए थे। और अब मुझे समझ में आ गया कि गांव के बूढ़े लोग कमरे के पीछे क्यों बैठे थे। दरअसल उन्हें इस बात का अफसोस था कि वे ज़्यादा स्कूल नहीं आ पाए। यह उनके द्वारा हमारे गुरु को उनकी 40 वर्षों की निष्ठापूर्ण सेवा के लिए धन्यवाद देने और उस देश के प्रति अपना सम्मान दिखाने का तरीका था जो अब उनका नहीं रहा। अभी हमारे क्लियर हो गए हैं। अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। While I was thinking of all this, I had my name called. It was my turn to recite. What would I not have given to be able to send that grateful rule for the participle all through very loud and clear and without one mistake. But I got mixed up on the first words and stood there holding on to my desk, my heart beating and not daring to look up. I heard Mr. Hamel say to me, I went to scold you little French, you must feel bad enough. See how it is every day we have said to our service. I have plenty of time. I will learn it tomorrow. And now you see where would we come out? That's the great trouble with Elsek. She puts off learning till tomorrow. Now these fellows out there will have the right to say to you, how is it you pretend to be Frenchman and yet you can neither speak nor write your own language, but you are not the worst.
Poor little friends, we would be all get together to reproach ourselves with. Your parents were not anxious enough to have you learn. They preferred to put you to work on a farm or at the mills so as to have a little more money. And I would begin to blame also, having not often sent you to water my flowers instead of learning your lessons. And when I wanted to go fishing, did I not just give you a holiday? Then from one thing to another, Mr. Hamel wanted to talk of the French language, saying that it was the most beautiful language in the world, the cleanest, the most logical, that we must guard it among us and never forget it. Because when people are enslaved, as long as they held fast to their language, it is as if they had the key to their prison. Then he opened a grammar and read us our lesson. I was amazed to see how well I understood it all. He said seemed so easy, so easy. I thanked him that I had never listened to so carefully and that he had never explained everything with so. आप इसे हिंदी में समझते हैं। जब मैं इन सब बातों के बारे में सोच रहा था तभी मैंने अपना नाम पुकारते हुए सुना। मेरी बारी भी आ गई थी पाठ करने की। काश मैं उस कठिन के नियम को पूरी तरह से जोश और स्पष्ट रूप से बिना किसी गलती के बोल पाता, लेकिन मैं पहले ही शब्दों में उलझ गया और वहीं अपने मेज को पकड़ खड़ा रहा। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था और ऊपर देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मैंने मिस्टर हैमिल को मुझसे कहते सुना, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। फ्रेंड्स, तुम पहले से ही बहुत बुरा लग रहा होगा। देखो क्या हुआ है, हर दिन हम खुद से कहते हैं मेरे पास बहुत समय, मैं इसे कल सीखूंगा, और अब तुम देख सकते हो कि हम कहाँ आ गए हैं। यही तो अलसे की सबसे बड़ी समस्या है, वह सीखने को कल पर टालती रहती है और बाहर के उन लोगों को तुमसे कहने का पूरा हक होगा। कैसी बात है, तुम फ्रांसीसी होने का दिखावा करते हो और फिर भी अपनी भाषा ना बोल सकते हो ना लिख सकते हो। लेकिन तुम अकेले नहीं हो, बेचारे नहीं है फ्रेंड्स, हम सभी को खुद को कोसने के लिए बहुत कुछ है। तुम्हारे माता पिता तुम्हें पढ़ाने के लिए उतने उत्सुक नहीं थे। वो तुम्हें खेतों या मेड़ों से काम पर लगाना ज़्यादा पसंद करते थे ताकि उन्हें थोड़ा और पैसा मिल सके। और मैं भी दोषी हूँ, क्या मैंने तुम्हें पढ़ाई करने के बजाय अक्सर अपने फूलों को पानी देने के लिए नहीं भेजा? और जब मैं मछली पकड़ने जाना चाहता था तो क्या मैंने तुम्हें छुट्टी नहीं दे दी? फिर एक बात से दूसरी बात पर आते हुए मिस्टर हैमल ने फ्रांसीसी भाषा के बारे में बात करते हुए कहा कि यह दुनिया की सबसे सुंदर भाषा है, स्पष्ट और सबसे तार्किक। हमें इसे अपने बीच सहेज कर रखना चाहिए और कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जब कोई राष्ट्र गुलाम होता है तो जब तक वे अपनी भाषा को थामे रहते हैं तब तक मानो उनके पास अपने जेल की चाबी होती है। फिर उन्होंने वहाँ करके किताब खोली और हमें पाठ पढ़कर सुनाया। मैं यहाँ देखकर हैरान रह गया कि मुझे कितना अच्छी तरह समझ में आया। उन्होंने जो कुछ भी कहा वह बहुत आसान लग रहा था, बहुत आसान। मुझे यह भी लगता है कि मैंने पहले कभी इतने ध्यान से नहीं सुना था और उन्होंने पहले कभी इतनी सरलता से सब कुछ नहीं समझाया था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away and to put it all into our heads at one stroke. After the grammar, we had a lesson in writings. That day, Mr. Hamel had new copies for us. Written in a beautiful round hand, France Alsac. They looked like little flags floating everywhere in the schoolroom, hung from the road at the top of our desks. ऐसा लग रहा था मानो बेचारा जाने से पहले हमें अपना सारा ज्ञान देना चाहते हो और एक ही झटके में सब कुछ हमारे दिमाग में भर देना चाहता हूँ। व्याकरण के बाद हमारे लिखने की क्लास थी। उस दिन मिस्टर हैमिल हमारे लिए नई कॉपी लाए थे जो सुंदर गोल अक्षरों में लिखे थे, फ्रांस अल्सक। वे स्कूल के कमरे में हर जगह लहराते छोटे झंडों की तरह लग रही थी जो हमारे मेजों के ऊपर लगी छाई से लटकी हुई थी।
You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. The only sound was the scratching of the pens over the paper. Once some beetles flew in, but nobody paid any attention to them. Not even the littlest ones who worked right on tracing their fish hooks, as if that was French too. On the roof, the pigeons stood very low, and I thought to myself, will they make them sing in German, even the pigeons? आपको देखना चाहिए था कि कैसे सब लोग काम में छूट गए थे और कितने शांति थे, बस कागज पर कलम के लगाए क्या आवाज आ रही थी। एक बार कुछ भृंग अंदर आ गए, लेकिन किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया। यहाँ तक कि सबसे छोटे बच्चों ने भी नहीं, जो अपनी मछली पकड़ने के कांटों की आकृतियां बनाने में लगे रहे, मानो वो भी फ्रेंच भाषा हो। छत पर कबूतर बहुत धीमी आवाज में घुटनों को कर रहे थे और मैंने मन सोचा कि कबूतरों से भी जर्मन में कहेंगे। अब यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। Whenever I looked up from my writing, I saw Mr. Hammond sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little schoolroom. Fancy for 40 years he had been there, so same place, with his garden outside the window and his class front of him, just like that. Only the desks and benches had been worn smooth. The walnut trees in the garden were taller, and the hope vine that he had planted himself twined about the windows to the roof. How it must have broken his heart to leave it all. Poor man, to hear his sister moving about in the room above, packing their trunks for they must leave the country next day. But he had the courage to hear every lesson to the very last after the writing. We had a lesson in history, and then the babies chanted their Bob baby down there at the back of the room. Old house had put on his spectacles and holding his primer. आप इसे हिंदी में समझते हैं। जब भी मैं लिखते लिखते नजरें उठाता तो देखता कि मिस्टर हैमिल अपनी कुर्सी पर बिना हिले डुले बैठे हैं और पहले एक चीज को फिर दूसरे को घुराएं, मानो वे इस छोटे से स्कूल क्लास में हर चीज की छवि को अपने मन में बसाना चाहते हो। वह 40 साल से उसी जगह पर थे। खिड़की के बाहर उनका बगीचा और सामने उनके क्लास, बिल्कुल वैसे ही, बस डेस्क और बेंच घिसकर चिकने हो गए थे। बगीचे में अखरोट के पेड़ ऊंचे हो गए थे और उनके धारों खुद लगाए गए होप वाली खिड़कियों से लिपट कर छत तक पहुंच गए थे। बेचारे यह सब छोड़ना उनके लिए कितना उदास रहा होगा। ऊपर वाले कमरे में अपने बहन को सामान पैक करते हुए सुनना, क्योंकि उन्हें अगले दिन देश छोड़ना था। लेकिन उनमें हर पार्ट को अंत तक सुनने का साहस था। लेखन के बाद इतिहास का पढ़ता और फिर छोटे बच्चे वहाँ भी भूखा छाप करते थे। कमरे के पीछे बूढ़े हाउसर ने अपना चश्मा लगाया हुआ था और अपने प्राथमिक पुस्तक हाथ में लिए हुए थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट पेज है। Spelled the letters with him, you could say that he too was crying. His voice trembled with emotion, and it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. How well I remember it, that last lesson. All at once the church clock struck 12 in the angles at the same moment that the tops of the Persians returning from drill sounded under our windows. Mr. Hammond stood up very pale in his chair. I never saw him look so tall. My friend said I bet something shocked him. He could not go on. Then he turned to the blackboard, took a piece of chalk, and bearing on with on his mind, he wrote as large as he could we were of France. Then he stopped and leaned his head against the wall, and without a word he made a gesture to us with his hand. School is dismissed, you may go. अब उसे हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। उन्होंने उनके साथ अच्छा लिखे। आप देख सकते थे कि वह भी हो रहे थे। उनकी आवाज़ भावनाओं से काँप रही थी और उन्हें सुनना इतना मज़ेदार आता कि हम सब हंसना और रोना चाहते थे। मुझे वह आखिरी पार्ट कितना अच्छी तरह याद है। अचानक चर्च की घड़ी में 12 बज गए। फिर प्रार्थना हुई। उसी वक्त अभ्यास से लौटे प्रशिक्षु सैनिकों ने तो हमारी खिड़कियों के नीचे बुझने लगे।
मिस्टर हैमर अपनी कुर्सी पर खड़े हो गए। उनका चेहरा पीला पड़ गया था। मैंने उन्हें इतना लंबा कभी नहीं देखा था। मेरे दोस्तों, उन्होंने कहा मैं, लेकिन कुछ उनके गले में अटक गया। वह आगे नहीं बोल सके। फिर वह ब्लैक बोर्ड की ओर मुड़े। चौक का एक टुकड़ा गया और अपने पूरी ताकत से जितना बड़ा हो सकता था। लेखा फ्रांस जिंदाबाद। फिर वह रुक गए और अपना सिर दीवार से टिका लिया और बिना कुछ कहे उन्होंने हाथ से इशारा किया। स्कूल की छुट्टी हो गई है, आप जा सकते हैं। इसके बाद अब कहानी खत्म होती है और जो यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हुए हैं उनका आप रिविजन कीजिए, आपके एग्जाम आने वाले हैं।